नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के इस लाइव सेशन में हम राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का विस्तृत व्याख्या के साथ में डिस्कस कर रहे हैं और आगामी आपकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, RAS, ACF, रीट, फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर, इन सभी के लिए ये क्लासें है वो बेहद ही यूजफुल रहेगी क्योंकि यही क्वेश्चन है जो मोस्टली बार बार पूछे जा रहे हैं। तो लाइव जुड़ने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए मित्रों, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये पेपर है सेकंड ग्रेड एग्जाम का जो संस्कृत शिक्षा का है और RPSC ने कंडक्ट करवाया था। 17 फरवरी 2019 का पेपर है। तो आइए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से जुड़े प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। सभी को राम राम प्रणाम। राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है वो अनुसूची तीसरी अनुसूची है, इसके तहत दिलाई जाती है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनकी शपथ और गोपनीयता का इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जो मंत्री और मुख्यमंत्री है उनको शपथ कौन दिलाता है, तो ये सभी आप जानते होंगे, राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है पद और गोपनीयता की। अब ये जो तीसरी अनुसूची है इसमें संसद के विभिन्न मंत्री और राज्यों के विभिन्न मंत्री, इनके शपथ का प्रारूप इसमें दे रखा है। इसके अलावा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनके जो जज हैं इनकी भी शपथ का प्रारूप इसी तीसरी अनुसूची में दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल है, इनकी शपथ का प्रारूप है वो राज्यपाल का अलग से दिया हुआ है अनुच्छेद 159 में। ठीक है, इस अनुसूची में नहीं है। पहली अनुसूची की बात करें तो भारत के राज्य और जो संघ शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का वर्णन है, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। इसके अलावा जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, इनके वेतन और भत्ते क्या क्या होंगे उनका वर्णन दूसरी अनुसूची में मिलता है। ठीक है, और आपको बताना है कि चौथी अनुसूची में क्या चीजें हैं, ये आपको बताना है कमेंट करके कि भारतीय संविधान की चतुर्थ जो शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल है, इसमें क्या मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। 2 नंबर ऑप्शन है, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। या चौथा ऑप्शन है, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही वैसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जो अलग से हमने क्लास ली थी टॉपिक वाइज, तो उसमें मैंने आपको राज्यपाल के बारे में अच्छी तरीके से बताया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, ये बिल्कुल ही असत्य है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास में यही शक्तियां होती है कि वो धन विधेयक, यानी कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए पहली बात तो हमें यह समझना है कि इसीलिए नहीं लौटा सकता क्योंकि पहले धन विधेयक जब प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में या विधान परिषद में, विधानसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाएगा, तो धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल से पूर्व अनुमति है वो ले ली जाती है और फिर राज्यपाल के पास में भेजा जाता है। तो फिर राज्यपाल के पास में ये अधिकार नहीं रहता है कि फिर दोबारा वो पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाए। ठीक है, तो पुनर्विचार के लिए विधेयक जो धन विधेयक है उसको नहीं लौटा सकता है, उसको अपने पास रख सकता है। ठीक है, अनिश्चित काल तक अपने पास में है वो रख सकता है।
या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। और 2 नंबर ऑप्शन है राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। यह बिल्कुल करेक्ट है। किसी विधेयक का मतलब क्या हुआ, यानी कि धन विधेयक है तो भी आरक्षित कर सकता है और साधारण विधेयक है तो भी आरक्षित कर सकता है। 3 नंबर में है राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। यह बिल्कुल सत्य है और इसे ध्यान में रखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश किया जाता है। प्रख्यापित ऑप्शन दे देगा, जारी या पारित, इस प्रकार से ऑप्शन देकर आपको ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो इस वर्ड को भी आप ध्यान में रखिए। और अध्यादेश जो प्रख्यापित करने की राज्यपाल की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 में बताई गई है भारतीय संविधान के, ठीक है। चौथा है राज्यपाल के पास में समाधान की शक्ति है। तो राज्यपाल के, लेकिन जितनी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में है उतनी शक्तियां राज्यपाल के पास में नहीं है। तो मृत्यु राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं, ठीक है। तो इसमें जाएगा, बाकी आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए। तो किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, 15%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और राजस्थान में अगर आपको पूछी जाए तो राजस्थान में 15% के अकॉर्डिंग मंत्रियों की अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? तो 200 विधानसभा की सीटें हैं और 200 का 15% हो जाएगा 30। तो राजस्थान में 29 तो मंत्री प्लस 1 मुख्यमंत्री, ये प्रावधान रहेगा, ठीक है, मंत्रिमंडल का। अगर आपको पूछा जाए कि न्यूनतम संख्या है वो कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम संख्या है वो 12 हो सकती है। 12% नहीं, केवल 12, 11 प्लस 1 मुख्यमंत्री, ठीक है, में नहीं था, ये मूल संविधान में नहीं था। 1991 जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इस संविधान संशोधन के तहत ये जो प्रोविजन है वो संविधान में किया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये संसद यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर भी लागू होता है और राज्यों की मंत्रिपरिषद पर भी लागू होता है। 91वां संविधान संशोधन है 2003, इसके तहत ये प्रोविजन है वो किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं? तो ये इकोनॉमी और पॉलिटी से मिला जुला क्वेश्चन है। लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग। तो भारत का जो विभाजन है उससे नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं सूती वस्त्र उद्योग पर और जूट उद्योग पर। ऑप्शन नंबर सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और भारत का जो विभाजन है वो माउंट बेंटन योजना के तहत हुआ था। कब हुआ आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को। और माउंट बेंटन ने अपनी जो योजना है वो प्रस्तुत कब की थी? 3 जून 1947 को इसने घोषणा कर दी थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान है वो 2 स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से पढ़कर इनका आंसर देने का प्रयास करें। आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु पात्र होंगे। तो आरपीएससी के बारे में जो प्रोविजन है वो हमें ध्यान में रखना है
कि क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में। तो 1 नंबर वाला जो कथन दे रखा है कि आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो आरपीएससी के सदस्य है उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, कौन करता है? गवर्नर या फिर संबंधित राज्य का राज्यपाल है वो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है वो करता है, ठीक है। और नियुक्ति राज्यपाल करेगा, त्याग पत्र भी ये राज्यपाल को ही देंगे, लेकिन इनको पद से राज्यपाल नहीं हटा सकता है। पद से हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। तो 2 नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसका आंसर तो 1 नंबर हो जाएगा, लेकिन ये बात है ये बिल्कुल सही लिखी गई है कि सदस्य या अध्यक्ष अपने पद से राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जाएंगे। ये किस आरोप पर? कदाचार के आरोप पर राष्ट्रपति हटाएगा। और कदाचार का पता है वो कैसे लगेगा? तो अगर राष्ट्रपति के पास में इस प्रकार की सूचना पहुंचती है कि संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं या कदाचार के आरोपी है, तो उसमें राष्ट्रपति क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास में ये चीजें भेजेगा और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद में जो भी फैसला सुनाएगा उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति आदेश जारी करके इनको पद से बर्खास्त कर देंगे। और आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले समाप्त हो तब तक होगा। और सदस्य और अध्यक्ष कितने होते हैं? 7 तो सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव, निवर्तमान डीजीपी, ठीक है। नेक्स्ट है आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्ति के पात्र है। ये भी सही ऑप्शन है, 3 भी सही है, 2 भी सही है, लेकिन 1 है वो गलत है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया था 20 अगस्त 1949 को। आप सभी भली भांति जानते हैं, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। 2 नंबर है वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनना है। तो मुख्य सचिव के बारे में कौन सा कथन है वो करेक्ट है? तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है, वे मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री का जो चीफ एडवाइजर होता है, मुख्य सलाहकार होता है, वो मुख्य सचिव ही होता है। और इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है, ठीक है। 2 नंबर है वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, यानी कि जो स्टेट सिविल सर्विस है उसका हेड होता है मुख्य सचिव, ठीक है। ये IAS लेवल का अधिकारी होता है, ठीक है। तो 2 नंबर भी करेक्ट है। 3 नंबर में लिखा है वह राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार है, वो कौन होता है? ये आप बताएंगे कमेंट करके। और ये इसमें गलत है बिल्कुल ही। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर। इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार है वो कौन होता है? आपको कमेंट करके बताना है। सबसे पहले कौन बताएगा, जल्दी बताइए। और इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ में भी शेयर भी करते रहे। मैं आपके लिए इतना यूजफुल कंटेंट है वो उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आपको भी ये कर्तव्य बनता है आपका भी कि अपने और मित्रों साथियों के साथ में भी इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट है वो मिल पाए। धर्माराम चोयल, नमस्ते सर, पहली बार लाइव, आपका हार्दिक स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 को यथा विद्यमान है। तो वर्तमान में आप आज की तारीख यानी कि आज प्रशांत जी, विनोद जी, माथुर ए जी, तो उसका आपको आंसर बताना है सबसे पहले। तो उसके बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे कि राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार कौन होता है, ठीक है। महाधिवक्ता मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं महाधिवक्ता।
महाधिवक्ता तो सरकार होती है, जो राज्य सरकार, उसको लीगल एडवाइस देने के लिए होता है, सलाहकार होता है, कानूनी जो भी सलाह है वो देता है। ठीक है, तो महाधिवक्ता तो बिल्कुल गलत है आपका उत्तर। एडवोकेट जनरल बिल्कुल गलत है, एडवोकेट जनरल नहीं होता है। मित्रों, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और अगर पूछा भी जाएगा तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो गलत ही बताएंगे और उनको उसकी ओर ध्यान भी नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या है कि सीएम मुख्यमंत्री ही होता है राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार। अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान होगा मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल का प्रमुख जो सलाहकार है वो तो मुख्यमंत्री ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर कभी पूछा भी जाए तो क्या बताएंगे, सीएम। राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार है वो मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या है 352 बता रहे हैं और 295 भी बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 352 यथा विद्यमान 2018 के अकॉर्डिंग पूछा है, क्योंकि ये पेपर 19 में हुआ था, 19-18 में। इसमें 395 है, सॉरी 295, लेकिन इसके साथ में आप ऐड कर दो 57, तो कितनी हो जाएगी, 352। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आया था, मैंने आपको बताया था। राजस्थान में वर्तमान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 352 है। पुनर्गठन के बाद में 57 है वो नई पंचायत समितियों का गठन हुआ था। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 2019 के जो पुनर्गठन हुआ था पंचायत समितियों का, तो उनके बाद में कितनी पंचायतें हैं वो गठित हुई, तो 57 और कुल है 352। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है, कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, चौथाई भाग, 10वां भाग या 5वां भाग। तो इसके बारे में मैंने आपको कल ही क्लियर करवाया था अच्छी तरीके से कि ग्राम सभा की गणपूर्ति का राजस्थान में जो प्रावधान है वो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है। अलग अलग स्टेट्स में अलग है, लेकिन हमें केवल राजस्थान का ही पूछा जाएगा और राजस्थान के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, 352 अब है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर मित्रों कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, विधानसभा में भी यही है। ठीक है, और लोकसभा में भी यही है। कौन सी है, प्रथम ग्राम पंचायत राजस्थान की कौन सी बनी थी, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आप बताइए कमेंट करके। नेहरू जी ने जिसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, और एक इसमें आप और चीज बताइए कि ग्राम सभा, तो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो कौन हो सकते हैं, ग्राम सभा में कौन कौन आएंगे सदस्यों में, आप कमेंट करके बताइए एक बार। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सामान्य जानकारी के तौर पर भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि सरपंच, पंच और जो उप सरपंच है ये अपना त्याग पत्र है वो किसको देता है। ऑप्शन है जिला प्रमुख, विकास अधिकारी, पंचायत समिति का प्रधान और जिला कलेक्टर। तो पंच, उप सरपंच और सरपंच ये अपना जो त्याग पत्र है वो विकास अधिकारी को देता है, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। जैसे अगर ये जो स्थानीय निकाय है, ठीक है, ये 3 स्तर है इसका, एक तो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां, और जो जिला स्तर है वहां पर जिला परिषद। तो इनके जो भी चीफ है वो कौन किसको शपथ देंगे ये तीनों ही क्लियर कर देते हैं। तो ग्राम पंचायत के में कौन कौन होते हैं, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। तो ये तीनों ही लोग शपथ अगर देना चाहे तो किसको देंगे, खंड विकास अधिकारी को, ठीक है, बीडीओ को। अब बात करते हैं पंचायत समिति पर आते हैं दूसरे स्तर पर।
तो पंचायत समिति का जो प्रमुख है वो कौन होता है? प्रधान होता है, ठीक है। और प्रधान अपनी अगर शपथ देना चाहे तो वो किसको देगा? जिला प्रमुख को, ठीक है। प्रधान शपथ देगा, त्यागपत्र देगा जिला प्रमुख को, और जिला परिषद का जो प्रमुख है वो कौन होता है? जिला प्रमुख। तो जिला प्रमुख अगर इस्तीफा देना चाहे, त्यागपत्र देना चाहे, तो ये किसको देगा? ये देगा संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त को। तो तीनों ही आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखें कि ग्राम पंचायत के स्तर के जो भी कैंडिडेट्स हैं, सरपंच हो गए, उप सरपंच हो गए और वार्ड पंच हो गए, ये जो अपना रेजिग्नेशन है वो बीडीओ को देंगे। पंचायत समिति का प्रधान है वो अपना रेजिग्नेशन जिला प्रमुख को देगा, और जिला प्रमुख है वो संभागीय आयुक्त को देगा, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें आप यहाँ पर याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ग्राम सभा मेंबर्स, रजिस्टर्ड वोटर ऑफ ग्राम पंचायत। बिल्कुल करेक्ट आंसर है नरेंद्र सिंह जी राठौड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो संबंधित ग्राम पंचायत के ऐसे व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल से ऊपर है, ठीक है, और जिसका नाम उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में है, वो सभी उस ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के सदस्य होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो एक नंबर है राज्यपाल सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, यानी कि वो त्यागपत्र दे देते हैं या फिर असामयिक उनका निधन हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उनके अध्यक्ष का पद तो खाली नहीं रखा जा सकता है। तो राज्यपाल क्या करेगा कि उनके जो 2 सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से किसी एक को, जो अध्यक्ष होता है मानवाधिकार आयोग का, उनके अध्यक्ष के रूप में उनको प्राधिकृत कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल ऑथराइज करेगा, ना कि मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या गृह मंत्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इनके सदस्यों की जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। वर्तमान में ये संशोधन कर दिया है, ध्यान में रखें। और 2 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष का प्रावधान है राज्य मानवाधिकार आयोग का। और ये आयोग 18 जनवरी 1999 को राजस्थान में गठित हुआ था और कार्य करना शुरू किया था इसने मार्च 2000 में, ठीक है। कांता भटनागर राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी और वर्तमान में है महेश चंद्र शर्मा। भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से और अर्धसंघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड से। 5 वर्ष अब नहीं है, ठीक है। 2019 के संशोधन में चेंजेस हो गया है। अब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो आयु है वो 3 वर्ष और 70। ये जो मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप हो सके तो लाइव में जुड़ा करें, और लाइव में अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में भी उसे जरूर देखिए। एक भी वीडियो आप मिस मत करें। मैंने आपको कल बताया था कि पहले प्रोविजन ये था कि हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ही उसके अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष बनाया जा सकता है मानवाधिकार आयोग का, लेकिन वर्तमान में संशोधन करके ये कर दिया गया है कि किसी भी उच्च न्यायालय का वर्तमान या फिर निवर्तमान न्यायाधीश भी अध्यक्ष के पद पर है वो नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, वर्तमान में जो MC शर्मा है वो कार्यवाहक है, क्योंकि पहले कौन थे? प्रकाश टाटिया पहले थे और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था बीच में ही, इसीलिए MC शर्मा को
कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में आपको अगर पूछा जाए कि अब तक राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कितने व्यक्ति रहे हैं, तो 5 व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, पहले कांता भटनागर थी। ठीक है, पहली अध्यक्ष एकमात्र महिला ही है। ठीक है, इसके बाद में सगीर अहमद, उसके बाद में एन.के. जैन, और उसके बाद में प्रकाश टाटिया, और वर्तमान में एम.सी. शर्मा। ठीक है, ये 5 अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। तो ये 5 नाम आप याद कर लीजिए, कांता भटनागर, सगीर अहमद, एन.के. जैन, प्रकाश टाटिया और एम.सी. शर्मा, ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, और इसके अलावा जो संसदीय शासन प्रणाली है ये भी ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भारतीय संविधान में कहां पर मेंशन किए गए हैं, तो अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका से मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल जो राइट्स है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है साथ ही साथ। और अर्ध संघात्मक सरकार, तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिला जुला रूप है, लेकिन अर्ध संघात्मक भारत की तरह किसी भी देश की शासन प्रणाली नहीं है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अर्ध संघात्मक शासन केवल विश्व में अगर कहीं देखा जाए तो भारत में ही है। ये भारत ने किसी भी देश से अडॉप्ट नहीं की गई है, जैसे कि संघीय शासन प्रणाली हो गई। ठीक है, तो हमने कल ही पढ़ा कि अवशिष्ट शासन ली गई है, और जो संघीय शासन प्रणाली है ये भी कनाडा के संविधान से अडॉप्ट की गई है। तो संघात्मक शासन पूछा जाए तो कनाडा के संविधान से, लेकिन अर्ध संघात्मक शासन है ये तो जब एकात्मक और संघात्मक दोनों का थोड़ा थोड़ा प्रोविजन है वो किया गया है, इसीलिए दोनों ही अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है वो भारत की शासन प्रणाली को कहा जाने लग गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप 2-3 चीजें हैं भारत शासन अधिनियम की, 1909 वाला, 1919 वाला और 1935 वाला, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और जो RAS की तैयारी कर रहे हैं तो उनके सिलेबस में तो 1919 और 1935 स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, तो इसमें कौन सी जो विशेषता है, कौन सा फीचर है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का नहीं है। तो एक में दे रखा है संघ एवं प्रांतीय स्वायत्ता, फेडरेशन एंड प्रोविजनल जो ऑटोनॉमी है ये, केंद्र में द्वैध शासन, समवर्ती सूची का सर्जन और प्रांतों में द्वैध शासन। तो मैंने आपको कल ही बताया था शायद कि 1919 का भारत शासन अधिनियम है जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन है वो 1935 के अधिनियम में इसका जो मेंशन है वो किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रांतों में द्वैध शासन पूछे तो आप क्या बताएंगे, भारत शासन अधिनियम 1919, या इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जा सकता है। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन, समवर्ती सूची का सर्जन। यहाँ पर देखिए कल हमने डिस्कस किया था, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों ही सूचियां कहां से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और कल के क्वेश्चन में पूछा गया था
कि संघ सूची में कितने विषय है, राज्य सूची में कितने हैं और समवर्ती सूची में कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। लेकिन एक बात आती है अवशिष्ट शक्तियां। ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये कहां से ली गई है, तो अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, बाकी संघ, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में विलोपित किया गया है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी किस प्रकार की सोचने की जो क्षमता है उनको उभारने के लिए, उनको बाहर लाने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन है वो किया गया है। देखिए आप कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की सूची में जो संपत्ति का अधिकार है वो विलोपित किया गया था। तो ये सभी जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार है वो कब विलोपित किया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको विलोपित किया गया था। राजस्थान पुलिस के लिए बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो पैटर्न फॉलो करते हो, राजस्थान पुलिस के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे तो जितने भी इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट के 29 पुराने पेपर्स हैं, तो उनको आप अच्छी तरीके से एक बार ही उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से, तो आपका सारा का सारा पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। उसमें दो चीजें आपको नहीं मिलेगी, एक तो करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो पुराना करंट अफेयर्स है, वर्तमान में आपका काम का नहीं है। दूसरी उसमें जो नया जोड़ा गया है जो सिलेबस, जिसमें बालकों और महिलाओं से संबंधित जो अपराध है वो 2 चैप्टर नहीं मिलेंगे, बाकी आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप वो टेस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहीं है, इंदिरा गांधी ने तो 42वां संविधान संशोधन किया था 1976 में, ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या जोड़ा था, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। ये अधिकार 31वें अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित था, लेकिन मोरारजी देसाई यानी कि भारत की जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और इन्होंने ही 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया था। और इस संविधान संशोधन का मेन उद्देश्य यही था कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसमें कुछ बेहुदे जो प्रावधान है वो किए गए थे, उनको हटाने के लिए ही 44वां संविधान संशोधन है वो किया गया था। तो ये मोरारजी देसाई इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। और इसके बाद में जब इस प्रकार से इसने संविधान संशोधन किया और उसके बाद में आपातकाल में लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया, तो लोगों ने बिल्कुल ही इनको नकार दिया था इंदिरा गांधी को, और जनता पार्टी को है वो चुना था। और मोरारजी देसाई है वो 1977 में पहली बार जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ठीक है, और इसने ही 1978 में 44वां संविधान संशोधन है वो लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। उद्देशिका में हमने कल ही उद्देशिका देखी थी, जिसमें क्या कहा गया था शुरुआत में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, तो इस प्रकार की जो लैंग्वेज है उसमें लिखी गई है। तो उसमें हम भारत के लोग हैं, इससे क्या जाहिर होता है, तो पंथ निरपेक्षता, तो ये तो बात अलग से लिखी हुई है, हम भारत के लोग में तो ये बात अंतर्निहित नहीं है। संप्रभु राज्य, द्विसदनात्मकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। सोवरेन स्टेट, संप्रभु राज्य
की जो बात उभर कर सामने आती है वो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उद्देशिका है, इसी से ही हमें पता चलती है। और इसके शुरुआती वर्ड यानी कि भारत का जो संविधान है, इस संविधान का जो पहला ही पृष्ठ खोलकर देखते हैं तो उसमें उद्देशिका मिलती है, प्रस्तावना मिलती है, और उस प्रस्तावना में जो पहला ही वर्ड है हम भारत के लोग, ठीक है। इससे क्या जाहिर होता है कि भारत में जो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, वो भारत की जनता है। तो भारत एक संप्रभु राज्य है, इस पर किसी भी अन्य बाहरी राज्यों का हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। और भारत की संपूर्ण जो शक्ति है वो भारतीय जनता में निहित है। तो संप्रभु राज्य की बात है वो इससे हमें प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये जो पंथ निरपेक्षता है, मैंने आपको कल ही बताया, अखंडता, पंथ निरपेक्षता और एक शब्द और समाजवादी, ये जो 3 शब्द है वो इंदिरा गांधी ने जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और पहली बार उद्देशिका में संशोधन किया गया था वो 1976 में ही हुआ था। और आपको पूछा जाए कि प्रियम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो केवल एक बार हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, और उसमें 3 नए शब्द है वो जोड़े गए थे, हटाया कुछ भी नहीं गया था, ठीक है। रामपाल जी भादु लिख रहे हैं मैं आ गया, आपका हार्दिक स्वागत। नेक्स्ट है, राजस्थान की राज्य सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? तो ये क्वेश्चन तो हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी मैंने आपको शॉर्टली बताया था। राज्य मानवाधिकार आयोग गठन की जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, वो 18 जनवरी 1999 को जारी हो चुका था। और इस आयोग की जो गठन है वो किस एक्ट के तहत हुआ है? तो ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पूछा जा सकता है। मानव अधिकार अधिनियम 1993, इसके तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। मोहनलाल जी यादव, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। और मानवाधिकार आयोग के बारे में तो मैं आपको लगभग सारी चीजें हैं वो बता चुका हूं। आप सभी कमेंट करके बताइए जो भी चीजें आपको याद आ रही है मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसके 2 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक सचिव, और ये एक किस प्रकार की संस्था है? तो ये एक स्वायत्तशासी संस्था है। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि ये एक सांविधिक संस्थान है, संवैधानिक नहीं है, स्टैच्यूरी बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? राज्य का नाम और गठन का वर्ष दिया हुआ है। तो जितने भी देश के जो राज्य है, नवगठित राज्य हैं, उनका गठन कब कब हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। काफी बार इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, ठीक है। करणदीप सिंह जी कैसे हो सर? बिल्कुल अच्छे हैं। तो गुजरात की जो स्थापना है वो 1960 में हुई थी, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, झारखंड 2003 को, और सिक्किम 1973। तो यहाँ पर गड़बड़ है, भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम, और ये गठित हुआ था 1975 को, ठीक है। और भारत का सबसे नवगठित राज्य कौन सा है? तो नवगठित राज्य है तेलंगाना, और ये कब बना था? तो 2 जून 2014 को भारत का पहले तो 29वां था, लेकिन वर्तमान में है 28वां राज्य है, ये बना था, ठीक है। तो भारत में 28 तो राज्य है वर्तमान में, और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक है? छोटू भाई वसावा, गोवर्धन जड़फिया, हार्दिक पटेल और चमन भाई मेहता भारतीय ट्राइबल पार्टी संस्थापक सदस्यों में से एक है। हार्दिक पटेल का ही नाम आया है, इसलिए ये जो पार्टी है वो एक नई पार्टी है, और छोटू भाई वसावा इनके संस्थापक सदस्यों में से एक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में
वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द उल्लेख है। तो मैंने आपको कल बताया था कि भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक जिसका वर्णन है, ये आपको टू द पॉइंट अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। इसके अलावा राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान में जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। मौलिक कर्तव्य में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल 11 लाइनें हैं। आपको अच्छी तरीके से ये चीजें है वो याद होनी चाहिए। और याद भी कैसे होने चाहिए? सीक्वेंस वाइज। यहाँ पर ये देखो आप क्वेश्चन पूछा गया है। हम सभी जानते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है वो 51 के में इसका वर्णन है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 4 के और अनुच्छेद पूछे तो 51 के, इसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ये पेपर आरपीएससी का है, सेकंड ग्रेड का। आपको ज्यादा पेपर पर ध्यान नहीं देना है, पेपर में क्या पूछा जा रहा है उस पर आप तो ध्यान दे दीजिए। जो भी पेपर है वो ऑथेंटिक पेपर में लाता हूं, ऐसे नहीं है कि अलग अलग पेपर से कहीं से उठा के ला दिए। आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पेपर है वही मैं आपको यहाँ पर उनका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली आप इन्हीं की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, ये चीजें आपको इन पेपरों से अच्छी तरीके से पता चलेगी। और ये जो बात है ये सचिन जी तिवारी लिख रहे हैं 51 के जय, बहुत ही अच्छा। हरिशंकर परिहार जी भी 51 के लिख रहे हैं। बिल्कुल मित्रों, ऑप्शन नंबर 4 है इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर एच इंग्लिश में आप देखिए, भाग 4 के में है। ठीक है, 51 के नहीं है, आप ध्यान रखिए। 51 ए कह सकते हैं आप। ठीक है, 51 ए और भाग 4 ए में। ठीक है, और इसके जो अनुच्छेद 51 के का जो एच है, 51 ए का जो एच है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है। आरपीएससी के पेपर नहीं डाले आपने खरीदने वाले ऑप्शन में, तो मैं आपको डाल दूंगा, जल्दी ही उसमें अपडेट कर दूंगा। सर कंपटीशन एग्जाम का पेपर सेट कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है? अब पेपर सेट कैसे होता है वो उनका मैटर है, हमें तो ये देखना है कि जो पेपर सेट कर रहे हैं उनमें पूछ क्या रहे हैं और हमें किस प्रकार से उनका आंसर देना है, किस प्रकार से अपनी तैयारी है वो मजबूत करनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम आगे निकल पाए और अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर पाए। ठीक है, और मैं आपको इन्हें जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं सीधा सीधा आपको आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, और इस प्रकार का जो विश्लेषण है मैं नहीं मानता कि आपको कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उपलब्ध करवाता होगा। जितने भी आप पेड कोर्सेज खरीद रहे हैं तो उसमें आपको सीधा टॉपिक वाइज पढ़ा दिया जाता है और उसके बाद में उस संबंधित एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही कम लोग बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, किसी भी प्रकार का आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। इसका फायदा लीजिए। और क्या होता है कि जो चीजें फ्री में मिल रही है उनको लोग इग्नोर करते हैं, उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। अगर ये भी चीजें अगर मैं पेड कर दूं तो बहुत से स्टूडेंट्स है वो जुड़ जाएंगे, लेकिन फ्री में जो उपलब्ध आपको करवाई जा रही है उसमें 40-50 ही लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी अभी लाइव देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप अपने मित्रों के साथ में भी इस क्लास को शेयर करते रहें। तो मित्रों, ज्यादा आपका समय खराब ना करते हुए यहाँ पर 51 के और जय में ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है। मैंने आपको कल ही बताई थी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है नागरिकों के। ठीक है, तो ये 11 लाइनें हैं, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको बुकों में भी ये चीजें मिल जाएगी। और यहाँ पर ये जे है,
देखिए आप 8 नंबर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। तो ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। ये कहाँ पर दिया गया है? तो 51 क तो इस पूरी का नाम है, ठीक है, 51 क। और 51 क में ये हो गया ए बे से दे, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, 1 2 3, या फिर ABCD के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, ABCD, ये डी हो गया, EFG और H, 8 है H पर। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको इंग्लिश में भी ड्यूअल लैंग्वेज में पेपर है वो मिलेंगे। तो यहाँ पर 51 AH है, ठीक है। तो कै खे गे गेड है, आप याद ना करो तो ABCD के अकॉर्डिंग भी आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में भारत किसका सदस्य नहीं है? बिमस्टेक, ओपेक, G4 या फिर BRICS यानी कि ब्रिक्स। सर आपके पढ़ाए हुए पेपर में मैंने अपना राजस्थान जीके का पोर्शन बहुत अच्छा कर लिया है। बिल्कुल निश्चित रूप से आप अगर अच्छे से राजस्थान जीके के मैराथन वीडियो देख लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छी तरीके से जीके का पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। और मेरा बैकग्राउंड वैसे पॉलिटी है, तो आपकी पॉलिटी भी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से है वो क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। और आप अगर ऑप्शनल के रूप में भी पॉलिटी पढ़ना चाहे तो भी मैं धीरे धीरे है वो भी स्टार्ट कर दूंगा। जो यूपीएससी की और नेट JRF की तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटी में, ठीक है। तो बिमस्टेक, ओपेक यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। ओपेक का भारत है वो सदस्य नहीं है। ये खाड़ी देशों का जो तेल का एक संगठन बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मित्रों आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। और इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी समय समय पर आप विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। लाइव जुड़ने वाले सभी दर्शकों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसकी PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है वो समय समय पर उपलब्ध होता रहेगा, ठीक है। तो सभी को गुड नाइट, थैंक यू सो मच टू ऑल।